चालू है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और स्टडी सभी लोगों की बराबर चल रही होगी। सभी लोग एम्स दिल्ली को टारगेट कर रहे होंगे, तो अच्छे से मेहनत करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इस बार तो आपके पास और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बाहर के कोई भी आपके पास में सेकेंडरी काम नहीं है। सिर्फ एक ही पर्पज है आपके पास में, स्टडी एंड स्टडी। बाहर भी निकलना नहीं होता है या दोस्तों के साथ घूमना, वो भी अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जो टारगेट आपने फिक्स किया है उसको अचीव करने की कोशिश करिए। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड बेस बैलेंस पार्ट 1। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल की ओर से एसिड बेस बैलेंस पार्ट 2, जहाँ मैं बोलूँ आपको बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी, तो सबसे पहली चीज़ तो कि बफर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी बफर्स की हम बात करेंगे, सेकेंडरी बफर्स की हम बात करेंगे, और प्राइमरी बफर्स में कौन कौन से आते हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करते हैं। सेकेंडरी बफर्स कौन से होते हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करते हैं। ये सारी डिटेल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में पीएच बैलेंस हम लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वो सारी चीज़ देख चुके हैं। ये लेक्चर आप पार्ट 2 देखने से पहले आप एसिड एंड बेस बैलेंस पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आपको ये अच्छी से समझ में आएगा। तो हम लोग बफर सिस्टम देखेंगे बॉडी का, उसमें आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और प्रीवियस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जामिनर कमिंग एग्जाम्स एम्स दिल्ली है, संजय गांधी लखनऊ है, एसजीपीजीआई लखनऊ, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो सारा हम आप डिस्कस करेंगे आज। 1 बाय 1 करके डिस्कस करते रहेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन बना करके पूरे लेक्चर को अच्छे से देखिए ताकि आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। आप बेफिक्र रहिए, टफ कितना भी हो ये टॉपिक, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगी ये चीज़ें अगर आपने बशर्ते कंसंट्रेशन बना करके रखें और ट्रस्ट रखें मेरे ऊपर, ठीक है। तो आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी देखने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि बफर्स क्या होते हैं। व्हाट इज बफर? बफर क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं बफर, सब्सटेंस दैट फंक्शन ओनली टू गिव द पीएच विद ए नॉर्मल रेंज। ऐसे ये क्या काम करते हैं कि हाइड्रोजन अगर जरूरत पड़े तो हाइड्रोजन प्लस जो आयंस हैं आपके, उनको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उसको हाइड्रोजन प्लस आयंस को क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन प्लस आयंस को डोनेट भी कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, यही बफर्स करते हैं। बॉडी की पीएच को, अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बॉडी की जो पीएच है उसको मेंटेन करने का काम कौन करते हैं, बफर्स करते हैं उसको मेंटेन करने का काम, ठीक है। तो जैसा कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। जब आप बॉडी को नीड बढ़ती है हाइड्रोजन प्लस आयंस की, तो ये उसको डोनेट भी कर सकते हैं। और जब हाइड्रोजन प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयंस को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन प्लस आयंस को क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। दोनों काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है कि ऐसी चीजें जो क्या करते हैं, नॉर्मल रेंज तक रखने का काम करते हैं कॉल्ड बफर्स। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं बफर्स कहते हैं। तो बफर आपको क्लियर हो गया कि बफर क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी की पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं। जब जरूरत पड़े तो हाइड्रोजन प्लस आयंस को डोनेट कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तो हाइड्रोजन प्लस आयंस को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। कैन एब्जॉर्ब एंड रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयंस, ठीक है। सर्व एज ए ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे सर्व करते हैं, ट्रांसफर मैकेनिज्म के रूप में सर्व करते हैं। डेट कैरी क्या करते हैं, ये इनको लंग्स के द्वारा फॉर बफर्स बोथ बॉडी, लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, ये आपके CO2 को, कार्बनिक जो एसिड है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि उसको एक्सेल आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। बफर ऑफ द बॉडी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बफर्स, ये तो हुई बफर्स
कि बफर्स क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं बफर्स, टाइप्स। तो बफर्स होते हैं आपकी 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी बफर एंड सेकेंडरी बफर्स। ठीक है, तो प्राइमरी बफर्स में कौन कौन से आते हैं और सेकेंडरी बफर्स में कौन कौन से आते हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। तो प्राइमरी बफर्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी बफर्स में आपका हीमोग्लोबिन बफर आता है, प्लाज्मा प्रोटीन आती है, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट बफर, ये प्राइमरी बफर्स है चारों। फोर्थ है आपका फॉस्फेट। ठीक है, तो ये चारों कौन से हैं आपके प्राइमरी बफर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा आपके सेकेंडरी बफर्स में। तो सेकेंडरी बफर्स में काम आते हैं आपके 2 होते हैं सेकेंडरी बफर्स, एक आपके लंग्स होते हैं और दूसरी आपका किडनी होता है। जो कि आपकी जो सेकेंडरी बफर्स हैं वो सेकेंडरी बफर्स प्राइमरी बफर्स के साथ मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ एक्ट विद प्राइमरी बफर्स, राइट। अब हीमोग्लोबिन बफर्स कैसे बॉडी में काम करता है ये हमें एक बार समझने की जरूरत है कि प्राइमरी बफर्स जो है वो, इनमें सबसे पहला आपका हीमोग्लोबिन बफर, फिर प्लाज्मा प्रोटीन, कार्बोनिक एसिड या इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट बफर और फॉस्फेट बफर, राइट। अब हीमोग्लोबिन बफर हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे ये पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि मेंटेन एसिड एंड बेस बैलेंस बाय क्लोराइड शिफ्टिंग, कि क्लोराइड को शिफ्ट करने के द्वारा ये क्या करता है, क्लोराइड को शिफ्ट करके या तो इनफ्लक्स करवाएगा या आउटफ्लक्स करवाएगा, किसके, सेल के अंदर। तो ये कोशिका है, इस कोशिका में क्या होता है, ये कोई भी एक सेल है, इस सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपका प्रेजेंट होता है, राइट। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसमें 2 चीज होती है, तो क्लोराइड और एक होता है बाइकार्बोनेट HCO3-, 2 चीज प्रेजेंट होती है। ये ठीक है, ब्लड में कौन सी होती है, इसमें आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आरबीसी क्या है, सेल तो है, रेड ब्लड कार्पसेल्स है। ठीक है, तो ये क्या करती है, देखिए जब बॉडी में आपका क्लोराइड का ज्यादा अमाउंट हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, ये बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट एक बेस है और क्लोराइड क्या है, एक एसिड है। तो ये क्या करता है कि जब भी हाइड्रोजन प्लस आयंस की कंसंट्रेशन यहां बढ़ जाती है, ठीक है, कैसे मेंटेन करने का काम करता है ये, देखिए ये इस तरह मेंटेन करने का काम करता है कि इसको क्या करता है, शिफ्टिंग करवा देता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट एंटर इनटू आरबीसी व्यू। ठीक है, जैसे ही बाइकार्बोनेट ये क्या करेगा, जब बाइकार्बोनेट बॉडी में एंटर होगा तो क्लोराइड का क्या कर देगी, आउटफ्लक्स करवा देती है, क्लोराइड को क्या करवा देती है, आउटफ्लक्स करवा देती है। और जब आपका क्लोराइड बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्लोराइड का इनफ्लक्स करवा देती है, बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, ये आउटफ्लक्स करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे को आउट द सेल वन बाइकार्बोनेट आयन एंटर इनटू आरबीसी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत भी होता है कि जब आपका बाइकार्बोनेट बढ़ गया तो उसका इनफ्लक्स करवा लेती है, क्लोराइड का आउटफ्लक्स करवा देती है। तो इस तरह से बॉडी के पीएच को बैलेंस करने का काम करती है, राइट। कैसे काम करती है इसको बैलेंस करने का काम, कि जैसे ही क्लोराइड के शिफ्टिंग के द्वारा, कैसे काम करती है एसिड बेस बैलेंस, वो कैसे बैलेंस करती है, क्लोराइड शिफ्टिंग के द्वारा काम करवाती है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा हीमोग्लोबिन बफर। और सेकंड बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन, कि प्लाज्मा प्रोटीन कैसे काम करता है इसमें। ठीक है, अब प्लाज्मा प्रोटीन देख लेते हैं हम लोग कि प्लाज्मा प्रोटीन कैसे आपका काम करेगा इसमें। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन बाय ग्लोब्यूलिन, किसके द्वारा होता है ये, कि मेंटेन बाय ग्लोब्यूलिन प्रोटीन ऑफ आरबीसी एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखो 2 प्रोटीन होती है, एक एल्ब्यूमिन, कौन कौन सी हमारी बॉडी में प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, हमारे प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन 2 प्रोटीन होती है, एक एल्ब्यूमिन होती है आपकी, ठीक है, एंड सेकंड कौन सी होती है, ग्लोब्यूलिन होती है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या करती है, मेंटेन एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ आरबीसी एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन सी एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है, और ग्लोब्यूलिन कहां प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोटीन आरबीसी में प्रेजेंट होती है। आरबीसी होती है उसमें कौन सी प्रेजेंट होती है आपकी, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन आरबीसी में कौन सी, ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होती है, और एल्ब्यूमिन कहां प्रेजेंट होती है आपके में, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, राइट। तो ये कैसे काम करती है, कि कैन रिलीज एंड कैन रिसीव हाइड्रोजन प्लस आयन इंक्रीज। जब हाइड्रोजन प्लस आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो उनको क्या कर लेती है, उनको रिसीव कर लेती है। प्रोटीन क्या कर लेती है, उसके साथ बाइंडिंग कर लेती है, उसको रिसीव कर लेती है हाइड्रोजन प्लस आयंस को,
और जब हाइड्रोजन प्लस आयंस की कमी हो जाती है तो उसको डोनेट कर दी, इसको रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्या क्या करती है कि जब रिलीज करने का काम करती है और साथ में रिसीव करने का काम करती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन हाइड्रोजन आयन बाइंड विद एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन किसके साथ बाइंड हो जाता है? एल्ब्यूमिन के साथ में क्या कर लेती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, वो हाइड्रोजन प्लस आयंस को बाइंड करने का काम करती है। तो जैसे ही हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में, बॉडी में हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या कर लेगी? उसको बाइंड करने का काम कर लेगी। जब उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वो रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह प्लाज्मा प्रोटीन क्या काम कर रही है? इसको बाइंड करने का काम कर रही है और दूसरा इसको रिलीज करने का भी काम कर रही है। राइट, तो दोनों काम कर रही है ये साथ साथ में। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनिक एसिड। अब बात करते हैं हम लोग कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनिक एसिड। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, क्लियर थोड़ा सा आपको ज्यादा हो जाएगा। अब थोड़ा क्लियर है आप लोगों के ना, अब एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं मैं ताकि ज्यादा क्लियर हो आप लोग। देखिए, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। तीसरा बफर हमने जो प्राइमरी बफर पढ़ा वो पढ़ा हमने कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट दोनों के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बफर्स के रूप में कैसे काम करता है, कैसे ये हाइड्रोजन प्लस आयंस को बाइंड करने का काम करता है और कैसे रिलीज करने का काम करता है, कैसे स्प्लिट होता है ये या डिसोसिएट होता है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए कार्बोनिक एसिड HCO2 माइनस होता है। कार्बोनिक एसिड क्या होता है आपका? कार्बोनिक एसिड आपका HCO3 माइनस होता है और बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 माइनस होता है। ठीक है, HCO3 माइनस होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है आपका? इसका नेचर देखिएगा, जो कार्बोनिक एसिड है उसका नेचर क्या होता है और जो बाइकार्बोनिक एसिड होता है उसका नेचर क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए कि ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है HCO3 माइनस जो है वो नेचर में वीक एसिड होता है। ठीक है, और रिलेटेड बाय लंग्स। ठीक है, किसके द्वारा ये एक्सक्रीट आउट किया जाता है? ये रेगुलेटेड किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है? रेगुलेटेड किया जाता है लंग्स के द्वारा। तो उसके बारे में तीन चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली चीज कि ये नेचर में कैसा होता है? वीक एसिड होता है। दूसरा रेगुलेटेड बाय लंग्स, लंग्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और एक्सपेल्ड आउट बाय CO2, CO2 के रूप में ये बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। कौन? कार्बोनिक एसिड। तो ये तो कार्बोनिक एसिड के तीन फीचर्स हो गए कि ये वीक एसिड होता है, नेचर में एसिड होता है लेकिन कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, और एक्सपेल आउट किसके द्वारा किया जाता है? CO2 के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग बाइकार्बोनिक आयन, बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? वीक बेस होते हैं। किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? बाइकार्बोनेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक है, और एक्सक्रीट आउट इनटू यूरिन, किडनी जिसको एक्सक्रीट आउट करती है। किसके रूप में एक्सक्रीट आउट होता है? यूरिन के रूप में एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगर एसिडोसिस की कंडीशन बनती है तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा? दो कंडीशन होती है बॉडी में, या तो एसिडोसिस होगी या एल्कलोसिस होगा। तो अगर एसिडोसिस की कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिएगा, जो आपके हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं या हाइड्रोजन प्लस आयंस HCO3 के साथ जुड़ करके क्या बनाएंगे? क्या बना लेंगे? H2CO3 बना लेंगे। क्लियर है कि आपका हाइड्रोजन प्लस आयन H2CO3 के साथ मिला और क्या बन गया? H2CO3 बन गया। अब ये किस में टूटेगा? ध्यान रखिएगा, देखिए ये किस में स्प्लिट हो रहा है? H2O प्लस CO2 में स्प्लिट आउट हो गया। अब ये CO2 किसके द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी? ये CO2 आपके लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दी जाएगी। ठीक है, तो एसिडोसिस की कंडीशन में आपका HCO3 माइनस कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट जुड़ेगा इसके साथ। ध्यान रखिएगा, जब एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो अपोजिट जुड़ता है, बाइकार्बोनेट इसके साथ ऐड होगा और H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड बन गया। और कार्बोनिक एसिड किस चीज में? H2CO3 किस में स्प्लिट आउट हुआ? वाटर में और CO2 में।
क्या हो गया, स्प्लिट हो गया और लंग्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग कि एल्केनोसिस की कंडीशन अगर डेवलप होती है तो उस कंडीशन में कैसे आपकी ये समीकरण बनता है कि एल्केनोसिस में HCO3 माइनस होता है, H2CO3 माइनस है, H2CO3 माइनस क्या है, कार्बोनिक एसिड है। अब इस कंडीशन में एल्केनोसिस की कंडीशन में एल्केनोसिस बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा बेस, तो एसिड उसके साथ ऐड होगा, यानी कि आपका कार्बोनिक एसिड H2CO3 क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस HCO3 माइनस आयन, ठीक है, बाई कार्बोनिक के रूप में ये ब्रेक डाउन होगा। और हमने अब देख लिया कि आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 माइनस, ये किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है, ये रेगुलेट हो रहा है आपका किसके द्वारा, किडनी के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, और किस रूप में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है आपका कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट आयन, इस तरह काम करता है, हमारी पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए कैसे होगा, देखिए आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और क्लियर कर दूंगा आप लोगों को थोड़ा सा। थोड़ा जूम कर दूं मैं, आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अब फॉस्फेट के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया था प्राइमरी बफर। अब फोर्थ के बारे में हम लोग देखते हैं कि फोर्थ कौन सा है हमारा, फॉस्फेट आयंस। कि फॉस्फेट आयंस बफर सिस्टम के रूप में कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक तो आपके हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं जो एल्केलाई के रूप में होते हैं, ठीक है। OH माइनस जो आयंस होंगे वो क्या कहलाते, वो नेचर में कैसे होते हैं, एल्केलाई होते हैं नेचर में, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज। और हाइड्रोजन प्लस आयंस जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिड होते हैं नेचर में। ये चीज पहले ही क्लियर है आपकी कि जो आपके OH माइनस आयंस होंगे वो नेचर में कैसे होते हैं, वो नेचर में बेस होते हैं, और जो हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कैसे आपका कि देख तो डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, एक होता है मोनो हाइड्रोक्सी फॉस्फेट। दो तरह के फॉस्फेट होते हैं, डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट एंड मोनो हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, ठीक है। अब डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट के भी तीन चीज होती है, ध्यान रखिएगा कि डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2PO4 माइनस होता है, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं इसमें, ठीक है, दो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, H2PO4 माइनस यानी डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट होता है। ये नेचर में कैसा होता है, ये वीक एसिड होता है, और किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, डाई हाइड्रोक्सी फॉस्फेट इज रेगुलेटेड बाय किडनीज। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, किडनी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग मोनोहाइड्रोक्सी फॉस्फेट कि मोनोहाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला HPO4 माइनस, यानी इसमें हाइड्रोजन का एक ही अणु होता है, एक ही मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है HPO4 माइनस, राइट। ये नेचर में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी फॉस्फेट है वो वीक बेस होता है, और किसके द्वारा, ये दोनों ही आपके जो है फॉस्फेट वो किडनी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, चाहे वो आपका डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट हो या मोनोहाइड्रोक्सी फॉस्फेट हो, दोनों ही किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, किडनी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं कि अगर एल्केलोसिस की कंडीशन डेवलप होती है, हम कहते हैं कि एल्केलोसिस की कंडीशन डेवलप होगी तो उस कंडीशन में कैसे काम करेगा, यानी कि आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपके हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या करेगा, जब बेस इंक्रीज हो रहा है, एल्केलोसिस की कंडीशन बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आपका डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो कि वीक एसिड है, जो क्या है, वीक एसिड है। अब एल्केलोसिस बढ़ रहा है तो वीक एसिड उसके साथ में क्या होता है, अभिक्रिया करता है, उसके साथ ऐड होता है और बनाता क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन प्लस H2PO4। अब किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है या स्प्लिट हो रहा है, H2O प्लस HPO4 माइनस, जो कि HPO4 माइनस क्या है नेचर में हमने देखा, मोनोहाइड्रोक्सी फॉस्फेट वीक बेस है, ठीक है।
तो ये किसके द्वारा, ये वीक बेस बचा आपका, एक तो वाटर बन गया और वीक बेस बन गया, ये किसके द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, किडनी के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। तो ये तो एल्केलोसिस की कंडीशन है। अगर एल्केलोसिस की कंडीशन बनती है तो आपका फॉस्फेट जो बफर सिस्टम है वो कैसे काम करता है, आपका डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट इस आपके इसके हाइड्रोक्साइड के साथ में ऐड हो जाता है, ठीक है, और इसको क्या कर देता है, वाटर और HPO4 माइनस यानी कि मोनोहाइड्रोक्सी फॉस्फेट में स्प्लिट आउट कर देता है, जो कि किडनी के द्वारा आपका क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब ये तो कंडीशन हो गई आपकी एल्केलोसिस की कंडीशन डेवलप हुई, ठीक है। इसी तरह अगर वहां डेवलप होती है आपके एसिडोसिस की कंडीशन, इट मींस आपके हाइड्रोजन प्लस आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन प्लस आयंस की कंडीशन में क्या इसके साथ जुड़ेगा, HPO4 माइनस इसके साथ ऐड होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि H2PO4 हो गया, ये आपका H2PO4 बनेगा। अब ये H2PO4 किस में ब्रेक डाउन होगा, आपका H2PO4 H2O प्लस PO4, ठीक है, PO4 माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ वाटर और ये बन जाएगा फॉस्फेट, तो ये इसके द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये आपके लंग्स के द्वारा, सॉरी किडनी के द्वारा रेगुलेट हो रहा है, तो किडनी के द्वारा यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ये तो बात हुई आपके प्राइमरी बफर्स की बात हुई। तो प्राइमरी बफर्स में हमने चार चीज देख ली, चारों चीज आपको क्लियर होगी कि आपकी जो भी एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, और आपके साथ में फॉस्फेट के द्वारा किया जाता है। ये चारों चीजें हम लोगों के लिए क्लियर होगी, चारों क्लियर है। ये प्राइमरी बफर्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी बफर्स हमारे पास में चारों थे, वो क्लियर हो गया आपका, क्लियर है ना चारों कि प्राइमरी बफर्स कौन कौन से होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिए। अब हम सेकेंडरी बफर्स पे जाएंगे। अगर आपके प्राइमरी बफर्स क्लियर है तो प्राइमरी बफर्स आप लोगों ने देख लिए, ये क्लियर है। अब हम चलेंगे सेकेंडरी बफर्स के ऊपर। प्राइमरी बफर चारों आप लोगों को क्लियर है, अब सेकेंडरी बफर्स पे चलते हैं कि सेकेंडरी बफर्स में आपके कौन कौन से होते हैं, लंग्स एंड किडनी, ये दो चीज हमारे पास में सेकेंडरी बफर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लंग्स एंड किडनी सेकेंडरी बफर्स के रूप में। अब लंग्स कैसे फंक्शन करते हैं ये आपको देखना पड़ेगा कि लंग्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। सेकेंडरी बफर्स में आपका ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपके सेकेंडरी बफर्स हैं वो हमेशा काम करते हैं प्राइमरी बफर्स के साथ मिलकर के। किसके साथ मिलकर के काम करते हैं, प्राइमरी बफर्स के साथ में काम मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि आपके लंग्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। एक्ट विद प्राइमरी बफर सिस्टम टू मेंटेन पीएच को मेंटेन करें। दे कैन होल्ड एन इनएक्टिव हाइड्रोजन प्लस आयंस, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, रिलीज हाइड्रोजन प्लस आयन इनटू H2O मॉलिक्यूल टू की पीएच बैलेंस, कि पीएच बैलेंस को मैनेज करने के लिए ये होल्ड भी कर सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। H2O मॉलिक्यूल टू की पीएच बैलेंस, कि पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन प्लस आयंस को होल्ड भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन प्लस आयंस को रिलीज भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन में आपके लंग्स कैसे बफर सिस्टम का काम करते हैं, पीएच को बैलेंस करने का काम करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे कि ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ। ये क्या कर देते हैं, रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ को क्या कर देंगे, ये डेप्थ को इंक्रीज कर देते, दोनों चीज इंक्रीज करवा देते हैं ये लोग, ठीक है। यानी कि एक्सेल इंक्रीज कार्बोनिक एसिड CO2 की फॉर्म में जो आपका कार्बोनिक एसिड हमने देखा था उसको क्या करवा देते हैं, उसको एक्सेल आउट करवा देते हैं, ठीक है। एसिड को क्या करवा देते हैं, इट मींस क्या होता है कि बॉडी से एसिड को एक्सक्रीट आउट करवा देते हैं, राइट, ऐसे काम करते हैं ये, ठीक है। आयन एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं एसिडोसिस की कंडीशन बनी है तो, ठीक है। अब बात है कि एल्केलोसिस की कंडीशन, अगर एल्केलोसिस की कंडीशन बनती है तो उसमें फिर ये कैसे फंक्शन करेंगे। कंडीशन तो एसिडोसिस की भी बन सकती है, एल्केलोसिस की भी बन सकती है। तो अगर एल्केलोसिस की कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में आपके लंग्स कैसे काम करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर बॉडी में आपका क्या होगा, एल्केलोसिस की कंडीशन यानी कि एसिड क्या होगा बॉडी में कम हो गया, तो रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ को क्या करवाते हैं, RRD से जस्ट अपोजिट होगा। रेस्पिरेशन एंड डेप्थ दोनों क्या करवा देंगे, डिक्रीज करवा देंगे। डिक्रीज करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो CO2 आपकी एक्सक्रीट आउट हो रही थी कार्बोनिक एसिड के रूप में, ये कम हो जाएगी और बॉडी में इसका क्या हो जाएगा, रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब रिटेंशन हो जाएगी बॉडी में ये आपकी CO2, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में CO2 क्या होगा, रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो CO2 क्या है, एसिड है,
तो एसिड आपके बेस को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, राइट। तो ऐसे काम करता है। अब किडनीज की बात करें हम लोग कि किडनीज कैसे काम करती है। अगर किडनी कैन एक्सक्रीट हाइड्रोजन प्लस आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयन इनटू वाटर, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयंस को और वाटर को दोनों को क्या काम करती है, वो वाटर के साथ मिला करके एक्सक्रीट आउट करवा देती है। दोनों को एक्सक्रीट आउट करवाने का काम करती है कि जब आपका एसिडोसिस की कंडीशन है तो किडनी कैसे काम करेगी कि किडनी आपका देखिए एसिडोसिस की कंडीशन में, ठीक है, एक्सेस सिक्रेटेड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अगर एसिड की ज्यादा अमाउंट हो जाएगी तो उस कंडीशन में ये क्या करवाएगी, उस कंडीशन में SCO3 आयंस को क्या करवा देती है एसिडोसिस की कंडीशन में कि एक्सेस जो इसकी अमाउंट होती है सिक्रेटेड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स, जो ज्यादा अमाउंट हो जाती है हाइड्रोजन प्लस आयंस की तो उसको रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या करवाती है, ये सिक्रेटेड करवा देती है, कंबाइंड विद बफर एंड एक्सक्रीट इनटू यूरिन। उसको यूरिन में क्या करवा देती है, बफर्स के साथ कंबाइंड करवा करके उसको एक्सक्रीट आउट करवा देती है यूरिन में। अब अल्कलोसिस की कंडीशन में कौन से बढ़ेंगे, SCO3 माइनस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज हो जाते हैं। आयन इस कंडीशन में किडनी कैसे फंक्शन करेगी कि आयन बाइकार्बोनेट आयन मूव इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स कंबाइन विद सोडियम, सोडियम के साथ क्या करवा दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनवा लेता है, NaSCO3 माइनस बन जाएगा, ठीक है, एंड सीक्रेट इनटू यूरिन ट्यूब्यूल्स, ये क्या करवा लेता है उसके बाद में यूरिन जो ट्यूब्यूल्स है आपकी इनटू यूरिन इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, यानी इंट्रा से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसका क्या करवा देते हैं, एक्सक्रीट आउट करवा देती है, ठीक है। इसको क्या करवा देती है, बाहर भरवा देती है, ठीक है, क्या करवा देती है, यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है इसको, राइट। यूरिन में क्या करवा दिया, इसको एक्सक्रीट आउट करवा दिया इसको, ठीक है। अब आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड, ये तो हो गया आपके अल्कलोसिस एसिडोसिस की कंडीशन में। ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहाँ होता है बॉडी में, साबियोजोल। आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें कि बॉडी में ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं बॉडी फ्लूइड में कि साइनोवियल जो फ्लूइड होता है आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ओक्यूलर प्रेशर के लिए जो फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है, आपका ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहलाता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट करवा देते हैं इसको, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर प्लाज्मा फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन से आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं यहाँ पे, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये अल्कलोसिस हो गया आपका, एसिडोसिस हो गया, दोनों चीज हो गई। हाँ जी, देखिए कौन कौन से आयंस होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजों को, तो ठीक है कि कौन से आयन कितने अमाउंट में होते हैं। थोड़ा सा प्रीमियम डिटेल में आपको बता दूं कौन कौन से आयन कितने अमाउंट में, पोटेशियम कितना होता है, ठीक है, सोडियम कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को मैं कि पोटेशियम बॉडी में कितना परसेंट होता है। पोटेशियम होता है आपका 100, अगर आप बात करें इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तो आपका ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए इन सेल पोटेशियम किस अमाउंट में, देखिए पोटेशियम इन सेल पोटेशियम आयन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात चल रही है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक होता है आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आपका पोटेशियम कितना होता है, 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में का प्रिंसिपल आपको मैं बता चुका लास्ट टाइम कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो प्रिंसिपल कैटाइन होता है वो क्या होता है, आपका सोडियम होता है। क्योंकि सोडियम कितने अमाउंट में होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर आप बात करें तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर प्रेजेंट होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो प्रिंसिपल कैटाइन है तो वो होता है आपका पोटेशियम, जो होता है 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो प्रिंसिपल कैटाइन है वो होता है आपका सोडियम, जिसका अमाउंट होता है हमारी बॉडी में 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब पोटेशियम आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना होता है,
पोटेशियम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में होता है 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। जबकि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में जस्ट अपोजिट होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको इसकी सोडियम की वैल्यू याद है तो पोटेशियम की याद कर